एवरीवन, आज हम आपका थर्मोडायनेमिक्स का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं विच इज थर्मोडायनेमिक स्केल ऑफ टेम्परेचर। इससे पहले आप लोग कर चुके हो कार्नोट साइकिल के बारे में और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की हम डेफिनेशंस भी कर चुके हैं। तो इसके ये भी हमारा एक तरह से ये टॉपिक जो आप करेगा ये भी आपका कार्नोट साइकिल का ही एक तरह से एप्लीकेशन रहेगी, उसी के बारे में यहाँ पर डिस्कशन आएगी साथ के साथ। अब देखिए हमें अपने टॉपिक की तरफ बढ़ना है, थर्मोडायनेमिक स्केल ऑफ टेम्परेचर। इसमें आप क्या करोगे, किसी टेम्परेचर स्केल के बारे में बात करने वाले हो। टेम्परेचर स्केल का मतलब अब जैसे आप नॉर्मल स्केल की बात करते हो, आपको यहाँ से तक लेके मान लो कोई डिस्टेंस मेजर करना है, तो डिस्टेंस मेजर करने के लिए आप किसकी हेल्प लेते हो, किसी ना किसी स्केल की हेल्प लेते हो। तो स्केल की हेल्प से आप वो डिस्टेंस बता देते हो कि भाई ये इतना डिस्टेंस है, कि इतने सेंटीमीटर डिस्टेंस है, या मीटर्स में भी डिस्टेंस मेजर कर सकते हो स्केल की हेल्प से ही, मतलब इंची टेप वगैरह आ जाते हैं आपके, तो उनकी हेल्प से आप किसी भी डिस्टेंस को मेजर कर सकते हो। इसी तरह से हमारे टेम्परेचर को मेजर करने के लिए भी हमारे स्केल्स होते हैं, तो उन स्केल्स की हेल्प से ही हम टेम्परेचर मेजर करते हैं। और आपने देखे भी हुए हैं, जो आप अपना नॉर्मल थर्मामीटर देखते हो, थर्मोमीटर में भी आपका एक स्केल ही प्रेजेंट होता है ना, उस स्केल की हेल्प से ही हम क्या मेजर करते हैं, टेम्परेचर मेजर करते हैं। तो अभी तक आपने जितना भी कार्नोट थ्योरम के बारे में पढ़ा है, कार्नोट साइकिल के बारे में जो भी पढ़ा है अभी तक, वो सारा का सारा आपने सेल्सियस स्केल के बेसिस पे करा है। कौन से स्केल के बेसिस पे? सेल्सियस स्केल के बेसिस पे हमने सारा स्टडी किया है। और सेल्सियस स्केल ही जनरली हमारे जो थर्मोमीटर यूज होते हैं उनमें हमारा मोस्टली क्या ही होता है, सेल्सियस स्केल। जो भी हमारे थर्मोमीटर यूज होंगे उनमें हमारा हमेशा सेल्सियस स्केल देखने को ही मिलता है ज्यादातर। तो यहाँ पर देखिए, अब अगर हम सेल्सियस स्केल की बात करें तो सेल्सियस स्केल कैसे बना होता है, आपका मरकरी फिल होता है। सेल्सियस स्केल में हम पूरी मतलब कंस्ट्रक्शन की बात नहीं करेंगे, हम एक ओवरव्यू ले रहे हैं सेल्सियस स्केल के बारे में, कि मरकरी फिल होता है किसी ग्लास ट्यूब के अंदर, किसी ग्लास ट्यूब के अंदर, और वो एक हमारा वो ग्लास ट्यूब जो है, मरकरी फिल्ड ग्लास ट्यूब जो है, वो किसी कैपिलरी ट्यूब में अंदर फिक्स होता है, कैपिलरी ट्यूब के अंदर फिक्स होगा। और उस ट्यूब के अंदर, उस ट्यूब के ऊपर 1 to 100 मार्किंग होती है, 1 to 100 तक की मार्किंग होती है। और वो जो मतलब जो मार्किंग है वो 100 इक्वल डिवीजन पार्ट्स, मतलब इक्वल डिविजन्स में डिवाइड होती है, 100 इक्वल डिविजन्स में, इक्वल डिविजन्स में डिवाइड होती है। और हर डिवीजन हमारा इक्वल होता है, हर एक डिवीजन हमारा इक्वल होता है 1 डिग्री सेल्सियस के। मतलब अब दोबारा सुन लो, हमने देखो अभी तक जितनी भी स्टडी हमारी की है वो सेल्सियस स्केल के बेसिस पर की है, मतलब कार्नोट थ्योरम में जहां पर भी आपने टेम्परेचर यूज किया, कार्नोट साइकिल में जहां पर भी आपने टेम्परेचर यूज किया, इससे पहले आपने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात की, वहां पर हमने हर जगह अपनी स्टडी सेल्सियस के बेसिस पे की है, मतलब डिग्री सेल्सियस में आपका टेम्परेचर रहा है अभी तक। तो उसके बेसिस पे अगर मैं सेल्सियस स्केल की बात करूं तो वो हम नॉर्मली जो हम थर्मोमीटर यूज करते हैं डेली बेसिस पर, मतलब डेली आपके बेसिस पर, तो वो आपका जो थर्मोमीटर यूज होता है वो सेल्सियस स्केल ही होता है। तो अगर ये सेल्सियस स्केल है तो उसकी अगर हम जनरल कंस्ट्रक्शन की अगर बात करें तो कंस्ट्रक्शन हमारी कैसे होती है, हम प्रॉपर कंस्ट्रक्शन की बात नहीं कर रहे, जनरल सा ओवरव्यू ले रहे हैं कि मरकरी फिल होती है हमारी एक ग्लास ट्यूब के अंदर, मरकरी ग्लास ट्यूब के अंदर फिल होती है, और वो हमारा एक ग्लास ट्यूब जो है हमारी मरकरी फिल है जिसके अंदर, वो एक कैपिलरी ट्यूब के अंदर ऑक्युपाइड होते हैं। फिर उसके साथ ही उनके ऊपर 1 to 100 का डिवीजन होता है, जैसे आपका 0 to 100 का डिवीजन होता है। आपका टेम्परेचर 0 से स्टार्ट होता है और 100 तक होगा, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस तक आप उस पर टेम्परेचर मेजर कर सकते हो, जो आपके नॉर्मल थर्मोमीटर यूज किए जाते हैं। आपकी इससे ज्यादा टेम्परेचर मेजर करने के लिए भी थर्मोमीटर आते हैं, बट इन जनरल अगर हम बात करें तो 1 to 100 तक की मतलब वहां पर डिवीजन होगी। और ये 0 to 100 का जो टेम्परेचर वहां पर गिवन होगा, या 0 to 100 तक की जो डिवीजन है वो इक्वल डिवीजन, जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशंस में डिवाइड होते हैं, और वो आपका 1 डिग्री सेल्सियस को रिप्रेजेंट करता है। मतलब 0 to 1 डिग्री सेल्सियस अगर आपको जाना है तो यहाँ से जितना डिस्टेंस इन दोनों के बीच का होगा, इतना ही अगर मैं 2 डिग्री सेल्सियस पर जा रही हूँ तो उन दोनों के बीच का डिफरेंस भी इतना ही होगा। वहां थोड़ा सा कुछ हो गया, यहाँ देखो 0 अगर डिग्री सेल्सियस की हम बात कर रहे हैं
0 to 1 के बीच का जो डिस्टेंस होगा, 1 डिग्री सेल्सियस के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो 1 to 2 के बीच का डिफरेंस भी उतना ही होगा, मतलब इक्वल डिविजन्स में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो ये आपका है सेल्सियस स्केल। सेल्सियस स्केल के बारे में ही हमने डिस्कस किया है उसमें कार्नोट साइकिल में भी। अब आगे इसको थोड़ा सा हमें चेंज करना है, थर्मोडायनामिक स्केल ऑफ टेम्परेचर तक लेके जाना है। इसके लिए अब हमें ये देखना पड़ेगा कि हम सेल्सियस स्केल से काम क्यों नहीं चला रहे हैं, हम इसी की बेसिस पे अपनी सारी स्टडी क्यों नहीं कर रहे हैं। इसका रीजन ये है कि जो आपकी मरकरी फील्ड होती है वो आपकी लिक्विड स्टेट में होती है। मरकरी कैसे एग्जिस्ट करती है? लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करती है। तो इसका मतलब अगर हम किसी भी सेल्सियस स्केल की बात करें, अगर मैं सेल्सियस स्केल में ये कह दूं कि भाई मुझे मरकरी नहीं फिल करनी, मुझे तो कोई और लिक्विड फिल करना है, तो उसके बेसिस पे क्या होगा कि आपने मरकरी की जगह इन केस कोई और लिक्विड फिल कर दिया तो हर एक लिक्विड का अपना एक्सपेंशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन होता है। बताती हूँ अभी इसका क्या मीनिंग होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन। अब इसका मतलब क्या हुआ कि हर एक लिक्विड को अगर कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाए, अब देखो हमारा क्या मोटिव होगा कि हमारे पास मान लो कोई सब्सटेंस है, उसके अंदर हम अपना थर्मोमीटर डालेंगे और उस थर्मोमीटर की हेल्प से हम उसका टेम्परेचर मेजर करने की कोशिश करेंगे। तो टेम्परेचर मेजर करना है, टेम्परेचर मेजर करेगा कौन? जो उसके अंदर प्रेजेंट मरकरी है या उसके अंदर जो प्रेजेंट लिक्विड है, वो लिक्विड की वजह से उस लिक्विड में चेंज आएगा। जैसे ही आप हाई टेम्परेचर पर मतलब उसको डाल रहे हो या लो टेम्परेचर पर डाल रहे हो, हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करोगे तो उसका लिक्विड जो है एक्सपेंड करने लग जाएगा, और अगर उसको लो टेम्परेचर प्रोवाइड करोगे तो उसका लिक्विड जो है वो वहां पर डिफ्यूज होने लग जाएगा। तो इस वजह से हमारा टेम्परेचर की जो वहां पर एक साइन बना होता है ना इसे, तो वो साइन हमारा अपर या लोअर लेवल पर हो जाता है, क्योंकि लिक्विड हमारा एक्सपेंड हो रहा है या डिफ्यूज हो रहा है उसके बेसिस पर होता है। तो अगर हमारा मान लो कोई और लिक्विड फिल कर दिया और हर एक लिक्विड का अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन मतलब अलग अलग लेवल पर एक्सपेंड करते हैं, अलग अलग टेम्परेचर पर एक्सपेंड करता है हर लिक्विड, कोई ज्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड कर दो तब भी एक्सपेंड नहीं कर पाता, और कुछ एक लिक्विड्स हमारे बहुत कम टेम्परेचर पर भी एक्सपेंड कर जाते हैं। इस वजह से हर एक लिक्विड का अगर एक्सपेंशन ऑफ ये कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन जो है वो अलग है, तो इसका मतलब अगर मैंने कोई एक सब्सटेंस लिया, उस सब्सटेंस के अंदर टेम्परेचर ये डाला, थर्मोमीटर डाला, थर्मोमीटर डालने के बाद मेरे थर्मोमीटर में एक बार कोई ए टाइप का लिक्विड फिल है, जो कि आपका एग्जांपल हो सकता है मरकरी, और उसके अलावा मैंने दूसरी बार क्या किया, मैंने कोई बी टाइप का लिक्विड फिल कर दिया, फिर मैंने थर्ड टाइम सी टाइप का लिक्विड फिल कर दिया। अगर इन तीनों के ही कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन अलग अलग है, इसका मतलब मेरे सब्सटेंस का यहाँ पर जो प्रेजेंट सब्सटेंस है उस सब्सटेंस का टेम्परेचर जो भी होगा वो इसे अलग अलग लेवल पर एक्सपेंड करेगा, और अगर अलग अलग लेवल पर एक्सपेंड करेगा तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा टेम्परेचर जो रिप्रेजेंट करने वाला है थर्मोमीटर वो अलग अलग ही रिप्रेजेंट करेगा। कोई ज्यादा टेम्परेचर दिखा देगा मेरे इसी सब्सटेंस है इसका, और कोई कम टेम्परेचर दिखा देगा, मतलब एक लिक्विड फिल किया उसने कुछ और टेम्परेचर दिखाया, दूसरा लिक्विड फिल किया उसने कुछ और टेम्परेचर दिखाया। इसकी वजह से हमारा ये जो सेल्सियस स्केल है वो हमारे कैपेबल नहीं है एग्जैक्ट टेम्परेचर बताने के। अगर इनके सभी में मरकरी ही फिल किया जाता है फिर तो आप टेम्परेचर सेम बता सकते हो कि आपका सभी चाहे जितने मर्जी थर्मोमीटर उठा लो सभी में मरकरी ही फिल है, तो फिर तो कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन फिक्स हो गया, फिर तो आपका कांस्टेंट हो गया। अगर कांस्टेंट है फिर तो हमारे टेम्परेचर जो है वो सिमिलर ही आएंगे, बट लिक्विड्स में ऐसा बिहेवियर नहीं होता कि हमारा सभी का एक जैसा कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन हो जाए। इस वजह से हमारा ये कैपेबल नहीं है हमारा मतलब एग्जैक्ट थर्मोमीटर की फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए, हालांकि आप मरकरी थर्मोमीटर ही यूज करते हो, बट हम लिक्विड्स को चेंज करके नहीं करते। अगर आपको सेल्सियस स्केल की बात करनी है तो वहां पर हमारा मरकरी थर्मोमीटर यूज किया जाता है। अब उसके बाद इसकी एक हमारे पास नया स्केल आया, और वो नया स्केल क्या था देखिए, जैसे हमने कहा कि लिक्विड्स का कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन अलग अलग होता है, ऐसा ऑब्जर्व किया गया कि गैसेस में ऐसा नहीं देखा जाता। गैसेस के केस में क्या होता है, गैसेस जो है सारी की सारी गैसेस अगर वो आइडियल गैस में कन्वर्ट हो जाए, कैसी गैसेस में, आइडियल गैसेस में अगर कन्वर्ट हो जाए तो उस टाइम पे वो सभी की सभी गैसेस -273.15 डिग्री
अटेन कर लेती हैं। क्या कहा, अगर गैसेस हम लेते हैं थर्मोमीटर के अंदर तो उस टाइम पे अगर उन गैसेस को आइडियल गैस में कन्वर्ट कर दिया जाए तो वो सारी गैसेस -273.15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अटेन कर लेती हैं। और अगर सारी ही गैसेस सेम टेम्परेचर अटेन कर रही हैं किसी एक पर्टिकुलर कंडीशन पर, तो इसका मतलब ये हमारी थर्मोमीटर के लिए सुटेबल मतलब सब्सटेंस हो सकता है। जैसे लिक्विड का कहा हमने, लिक्विड हमारा कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन अलग अलग रखता है, अलग अलग कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन रखने की वजह से वो अलग अलग हमें अलग अलग हमें टेम्परेचर प्रोवाइड करेगा। मतलब एक लिक्विड ए टाइप का लिक्विड अगर हमने थर्मोमीटर में फिल किया, उसने हमें ए टाइप का टेम्परेचर दिया। मतलब अगर ये टेम्परेचर है और ये हमारा अगर लिक्विड है तो मैंने ए लिक्विड फिल किया तो मुझे ए टेम्परेचर मिला। अगर मैंने वहीं पे बी लिक्विड फिल कर दिया तो मुझे बी टेम्परेचर मिला। और सेम सब्सटेंस का सब्सटेंस सेम है, मैंने एक सब्सटेंस लिया, मैंने उसका टेम्परेचर नोट करना है। मैं क्या करती हूं, अगर मैंने ए टाइप का लिक्विड उसमें फिल किया तो मेरा टेम्परेचर आया ए। मैंने बी टाइप का लिक्विड उसी थर्मोमीटर में फिल कर दिया, मेरा बी टेम्परेचर रिप्रेजेंट करने लग गया। मैंने सी टाइप का फिल किया, वो कोई और ही सी टेम्परेचर रिप्रेजेंट करने लग गया। इसका मतलब अब हम अपने सब्सटेंस का टेम्परेचर क्या माने, मतलब किसको हम एक्यूरेट मान के चले कि इस सब्सटेंस का टेम्परेचर ये है या ये है। अब मान लो मैंने आप दोनों को, मतलब दो बंदे लिए, मैंने उनको थर्मोमीटर प्रोवाइड कर दिए। मैंने कहा भाई इस सब्सटेंस का टेम्परेचर नोट करके लाओ, और मैंने ये नहीं बताया कि आप दोनों के जो थर्मोमीटर है उनके अंदर मैंने अलग अलग लिक्विड फिल किया हुआ है, तो दोनों मेरे पास अलग टेम्परेचर नोट करके लाएंगे। तो ये हमारे लिए एक प्रॉब्लम थी, इसी वजह से हमने गैसेस पर शिफ्ट किया और वहां से हमने टेम्परेचर बनाए, थर्मोमीटर बनाए। तो यहाँ पर क्या चीज ऑब्जर्व की गई कि गैसेस को अगर मैं आइडियल गैस पर मतलब कन्वर्ट कर रही हूँ तो वहां पर मुझे हम सभी गैसेस का ही, मतलब कोई भी गैस ऐसी एक्सेप्शन में नहीं रही, सभी गैसेस -273.15 डिग्री सेल्सियस पर मतलब टेम्परेचर को मेंटेन कर लेती हैं। और अगर ऐसा कर रही हैं तो वो हमें एक सिमिलर रिजल्ट दे सकती है। आप चाहे कोई भी ए टाइप की गैस ले लो, बी टाइप की गैस ले लो, सी टाइप की गैस ले लो, मतलब कोई भी गैस ले लो, वो हमें सेम ही टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगी। सपोज हमने ए टेम्परेचर प्रोवाइड किया, तीनों ने ही, तो हमारी तीनों ही गैसेस किसी भी सब्सटेंस का कोई भी गैस फिल करके टेम्परेचर नोट करो, वो किसी मतलब थर्मोमीटर से वो हमेशा हमें सिमिलर टेम्परेचर प्रोवाइड कर रही थी। और इस तरह के टेम्परेचर को थर्मोमीटर को क्या बोला गया, आइडियल गैस थर्मोमीटर, आइडियल गैस थर्मोमीटर। एक सेकेंड, हाँ जी। तो अब हम आइडियल गैस थर्मोमीटर, अब पिछला हमने क्या पढ़ा था, सेल्सियस स्केल। तो ये हमारा क्या हो गया, आइडियल गैस थर्मोमीटर स्केल, ठीक है। अब उसके बाद अब हमने ये आइडियल गैस की फॉर्म में भी देख लिया कि भाई -273 पर हमारा ये टेम्परेचर जो है मतलब सभी गैसेस जो है सेम टेम्परेचर हमें प्रोवाइड करेंगी। मतलब एक आइडियल गैस पे जाने के बाद सभी -273.15 दे रही है, तो इसका मतलब वो सभी जगह सिमिलर बिहेवियर रखेंगी। इसी के बेसिस पर, और इस हाथ में एक चीज और गई, यहां से हमने क्या चीज ऑब्जर्व की, इस कंडीशन से हमने क्या चीज ऑब्जर्व की, इसका मतलब जो टेम्परेचर है उस थर्मोमीटर का, कौन से थर्मोमीटर का, जो कि एक आइडियल गैस थर्मोमीटर बन चुका है, इस थर्मोमीटर का टेम्परेचर नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड नहीं करता, डजंट डिपेंड अपॉन, does not depend on nature of gas, क्योंकि कोई भी गैस ले रहे हो आप, कोई भी XYZ गैस उठा रहे हो और उससे हमें सेम ही टेम्परेचर मिल रहा है। मतलब कोई भी गैस अगर आप थर्मोमीटर पे फिल करोगे तो हमें सेम ही टेम्परेचर मिल रहा है, टेम्परेचर बिल्कुल सिमिलर मिल रहे हैं। तो इसका मतलब तो इसके नेचर पर तो डिपेंड ही नहीं करता ना गैस के। तो यहाँ से हमने ये चीज ऑब्जर्व की, सबसे इंपॉर्टेंट, कि अगर मैं आइडियल गैस थर्मोमीटर स्केल से
अपने टेम्परेचर को मेजर करती हूँ, चाहे फिर हम उसमें कोई भी गैस फिल कर दें, वो उसके नेचर पर डिपेंड नहीं करेगा। उसकी नेचर की वजह से, मतलब गैस के नेचर की वजह से हमारा टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। हमारा टेम्परेचर हर एक गैस के साथ सेम ही आएगा हर सब्सटेंस के लिए। तो अब उसके बाद क्या है, अब ये तो हमने देख लिया कि भाई आइडियल गैस थर्मोमीटर स्केल हमारे लिए बहुत हद तक वैलिड था कि भाई ये हमें एक एक्यूरेट टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहा है किसी भी सब्सटेंस के लिए। आपने चाहे कुछ भी फिल कर रखा हो फिर गैस की फॉर्म में, चाहे कोई भी सब्सटेंस आपने फिल कर रखा है, बट लिक्विड के केस में ऐसा नहीं था। फिर उसके बाद हमारे साइंटिस्ट आए लॉर्ड केल्विन। उन्होंने ये रब कर देते हैं पहले, हाँ जी, लॉर्ड केल्विन आए। उन्होंने क्या किया, एक थर्मोडायनामिक स्केल दिया, जिसके बारे में, जो कि हमारा टॉपिक है जिसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। इससे पहले हमने सेल्सियस स्केल को डिस्कस किया है और आइडियल गैस थर्मोमीटर स्केल को डिस्कस किया। अब हम थर्मोडायनामिक स्केल की बात कर रहे हैं। तो लॉर्ड केल्विन आए, उन्होंने थर्मोडायनामिक स्केल दिया, थर्मोडायनामिक स्केल। और किस बेसिस पर दिया उन्होंने, ये उन्होंने रेफरेंस माना किसको, कार्नोट साइकिल को। कार्नोट साइकिल को रेफरेंस मानकर उन्होंने थर्मोडायनामिक स्केल दिया। उन्होंने क्या कहा कि अभी हमने एक इंफॉर्मेशन ली कि आइडियल गैस थर्मोमीटर जो आपका है, आइडियल गैस थर्मोमीटर स्केल जो है वो डिपेंड नहीं करता, डजंट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ गैस, क्या कहा इन्होंने, क्या कहा लॉर्ड केल्विन ने थर्मोडायनामिक स्केल दिया रेफरेंस मानकर, किसको रेफरेंस मानकर, कार्नोट साइकिल को। इन्होंने कहा कि कार्नोट साइकिल में हमारा टेम्परेचर जो था, सॉरी एफिशिएंसी जो थी, एफिशिएंसी पूरी तरह से टेम्परेचर बेस्ड थी। किस पे बेस्ड थी, टेम्परेचर पर बेस्ड थी। और वो भी कार्नोट साइकिल में भी हमने यही देखा था कि एफिशिएंसी सिर्फ टेम्परेचर पर बेस्ड है, वो हमारे नेचर ऑफ सब्सटेंस पर, या जो भी आप सब्सटेंस वहां पे लेके चल रहे हो, जो भी आपने सिस्टम में एज्यूम किया है, वो उसके नेचर पर डिपेंड नहीं करती, वो पूरी तरह से किस पर बेस्ड थी, टेम्परेचर पर बेस्ड थी। और साथ के साथ आइडियल गैस थर्मोमीटर स्केल ने भी ये प्रूव कर दिया कि भाई जो टेम्परेचर है वो नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड नहीं करता, वो पूरी तरह से हमारा मतलब ये उसके मैटर की स्टेट पर एग्जिस्ट का मतलब डिपेंड करता है, सॉरी, कि वो गैसियस होनी चाहिए। गैसियस के बेस पर उसने ये कहा था कि भाई गैस होनी चाहिए, दूसरा वो आइडियल गैस होनी चाहिए, मतलब उसे आइडियल स्टेट में कन्वर्ट कर दोगे तभी मेरा ये थर्मोमीटर वैलिड है। तो यहाँ से लॉर्ड केल्विन को आइडिया आया कि हमने ये चीज तो हमने कार्नोट साइकिल में भी पढ़ी थी, कार्नोट साइकिल में भी कुछ ऐसा ही देखा था कि एफिशिएंसी सिर्फ टेम्परेचर पर बेस्ड है और वो हमारे नेचर ऑफ सब्सटेंस पर बेस्ड नहीं है। तो यहाँ पर इसने आइडियल गैस थर्मोमीटर ने भी यही बात बोल दी कि भाई हमारा टेम्परेचर जो है वो पूरी तरह से एक्यूरेट आएगा, वो बस ये होगा जो भी आपने सब्सटेंस लिया होगा उसके नेचर पर डिपेंड नहीं करेगा अगर मैंने उस गैस को आइडियल गैस में कन्वर्ट कर दिया। तो लॉर्ड केल्विन को आइडिया आया और उसने ये चीज अप्लाई करके देखी और उसने क्या कहा, उसने कहा कि कार्नोट साइकिल की तरह मैं, मतलब कार्नोट साइकिल पर बेस्ड मैं एक स्केल बनाऊंगा। उन्होंने एक स्केल बनाया जिसका नाम दिया उन्होंने थर्मोडायनामिक स्केल। और कार्नोट साइकिल पर बेस्ड कैसे बताया, देखो उन्होंने कहा कोई भी रिवर्सिबल हीट इंजन दो टेम्परेचर पर बेस्ड है, T1 टेम्परेचर और T2 टेम्परेचर, और दोनों हमारे किसी पर्टिकुलर स्टेट पर कांस्टेंट होने चाहिए। ये बात बोल कौन रहे हैं, लॉर्ड केल्विन।
भाई हमारा नेचर ऑफ सब्सटेंस पर डिपेंड नहीं करता हमारा थर्मोमीटर, हमारा सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है कि उस सब्सटेंस का टेम्परेचर क्या है। तो वहां से क्योंकि हमारा सेल्सियस स्केल कहाँ रिजेक्ट हुआ था, सब्सटेंस के नेचर से ही तो मतलब वहां से मतलब रिजेक्ट हुआ था ना, क्योंकि हमने ये कहा था कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन सभी लिक्विड्स का डिफरेंट होता है। अगर कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्सपेंशन डिफरेंट था तो उसकी वजह से हमें डिफरेंट टेम्परेचर्स मिल रहे थे। तो इन्होंने क्या कहा लॉर्ड केल्विन ने कि रिवर्सिबल हीट इंजन दो टेम्परेचर अटेन करता है, दो टाइम पे कांस्टेंट टेम्परेचर अटेन करता है, और वहां पर वो एक टेम्परेचर को एज अ सोर्स और एक टेम्परेचर को एज अ सिंक ट्रीट कराता है, सोर्स की तरह ट्रीट कराता है। तब वो कोई अमाउंट ऑफ हीट जो है अब्सॉर्ब करता है, हीट अब्सॉर्ब करेगा, और जब वो सिंक की तरह बिहेव कराएगा तो अमाउंट ऑफ हीट, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ हीट रिलीज करेगा। जिसने भी मेरा कार्नोट साइकिल वाला लेक्चर देख लिया है उसके लिए तो बहुत इजी है ये टॉपिक, अदरवाइज आपको ये समझ नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ। जब आप कार्नोट साइकिल वाला टॉपिक देखोगे वहां पर आपको बिल्कुल आराम से समझ आ जाएगा कि किस तरह से हमने ये चीजें, ये वाले टर्म जो भी लिखी है वो क्यों लिखी है। तो ये चीज एक्सप्लेन करने के लिए आप पहले कार्नोट साइकिल वाला टॉपिक देखना। तो यहाँ से उसने क्या कहा, दो टेम्परेचर अटेन करेगा, दोनों टेम्परेचर अलग अलग टाइम पे अलग अलग हीट्स पर कांस्टेंट रहेंगे, और कांस्टेंट टाइम पे एक टेम्परेचर को उसने सोर्स का नाम दिया, एक टेम्परेचर को उसने सिंक का नाम दिया, कि मेरे जो रिजर्वर्स हैं वो जो भी हमारे रिजर्वर हैं वो रिजर्वर एक हमारा सिंक की तरह काम करेगा, एक हमारा सोर्स की तरह काम करेगा। सोर्स वाले केस में उसने कहा वो हीट, कुछ अमाउंट ऑफ हीट अब्सॉर्ब कर रहा होगा, पहले वो सोर्स के पास जाएगा और सोर्स से कुछ अमाउंट ऑफ हीट अब्सॉर्ब करेगा विच इज Q2, और फिर वो इसके सिंक के पास आएगा और सिंक के पास आकर कुछ अमाउंट ऑफ हीट हमारे यहाँ पर रिलीज कर देगा। और यहाँ पर जो टेम्परेचर होगा, यहाँ पर T1 टेम्परेचर, यहाँ पर T2 टेम्परेचर, तो उसके बाद वो कहता है कि जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर अमाउंट ऑफ हीट अब्सॉर्ब या अमाउंट ऑफ हीट रिलीज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसका मतलब T2 मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q2 के, और T1 टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q1 के। और वो नेचर ऑफ सब्सटेंस पर डिपेंड नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ अमाउंट ऑफ हीट अब्सॉर्ब और उस टाइम पे टेम्परेचर पर ही सारा खेल होगा। जैसे कि हाँ, दोबारा सुन लो भाई एक बार ये बात, अगर आपको नहीं समझ आई है तो देखो क्या कहा, रिवर्सिबल हीट इंजन में वो कहता है अगर कोई भी हमारा रिवर्सिबल हीट इंजन है तो वो दो टेम्परेचर अटेन करेगा, T1 और T2। वो दोनों टेम्परेचर किसी पर्टिकुलर हीट्स पर वो कांस्टेंट होंगे, मतलब एक टाइम पे टेम्परेचर T2 कांस्टेंट चल रहा होगा, एक टाइम पे टेम्परेचर T1 कांस्टेंट चल रहा होगा। और रिलेट भी कर पा रहे होंगे आप कार्नोट साइकिल से, एक्सपेंशन होती थी आइसोथर्मल, यहाँ एडियाबैटिक एक्सपेंशन, यहाँ आइसोथर्मल कंप्रेशन, और यहाँ पर एडियाबैटिक कंप्रेशन। ये प्रोसेस होते थे ना, यहाँ टेम्परेचर T2 रखते थे, यहाँ टेम्परेचर T1 रखते थे, यहाँ Q2 हीट अब्सॉर्ब कराते थे, यहाँ Q1 हीट रिलीज कराते थे। जिसको भी नहीं समझ आ रहा है, अभी भी कह रही हूँ, ये पहले आप कार्नोट साइकिल को देखिए, उसके बाद ही आपको ये टॉपिक समझ आएगा। तो यहाँ पे आपका क्या है कि Q2 अमाउंट ऑफ हीट अब्सॉर्ब करके T2 टेम्परेचर को कांस्टेंट कर लेता है, वो कि कुछ अमाउंट ऑफ हीट दी सिस्टम ने, मतलब सिस्टम को कुछ अमाउंट ऑफ हीट दी और जो भी हीट उसको दी है वहां पर उस टेम्परेचर को कांस्टेंट कर देगा। और इसका मतलब T2 अगर टेम्परेचर का उस टाइम पे सिस्टम का टेम्परेचर अगर T2 चल रहा होगा तो वो कांस्टेंट कर लेगा आफ्टर अब्सॉर्बिंग ऑफ Q2 अमाउंट ऑफ हीट, कि मतलब Q2 हीट अब्सॉर्ब करके वो खुद को T2 टेम्परेचर पर कांस्टेंट कर लेता है। इसी तरह से, और वो हमारा सोर्स का काम करेगा। उसके बाद वो जब सिंक पे उसको शिफ्ट करते हैं, सिंक पे कब शिफ्ट किया था, ये वाला, पहले ये वाला प्रोसेस होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। जब थर्ड प्रोसेस होता है तब हम उसको सिंक पे शिफ्ट कर देते हैं, और सिंक पर शिफ्ट करने के बाद वो कुछ अमाउंट ऑफ हीट को रिलीज करता है, और अमाउंट ऑफ
हीट को रिलीज करने के बाद वो T1 टेम्परेचर को खुद के लिए कांस्टेंट कर लेता है। तो दो कांस्टेंट टेम्परेचर रहेंगे, T1 और T2। यहाँ पर दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखनी है, Q2 अब्सॉर्ब हुई, यहाँ पर Q1 रिलीज हुई। अब इसके बाद वो कहता है कि अगर आपने ऐसा रिवर्सिबल हीट इंजन बना लिया है तो उसके केस में वो टेम्परेचर अपनी अमाउंट ऑफ हीट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। उस प्रोसेस के ड्यूरिंग जो भी उसके पास हीट है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। यहाँ पर Q2 अब्सॉर्ब हुई थी तो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यहाँ पर Q1 रिलीज हुई है तो चेंज इन हीट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। वो चेंज इंक्रीज होना भी हो सकता है और वो चेंज डिक्रीज होना भी हो सकता है। इस केस में यहाँ पर चेंज क्या है, हीट इंक्रीज हुई है, और इस केस में चेंज क्या है, हीट डिक्रीज हुई है। तो हर एक स्टेट पर टेम्परेचर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अमाउंट ऑफ हीट चेंज। तो हीट चेंज यहाँ पर T2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q2 के, क्योंकि यहाँ पर Q2 अमाउंट बढ़ी थी, और ये T1 जो कम टेम्परेचर है, T2 हमारा ग्रेटर होता है ना T1 से, तो ये T1 मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q1 से, Q1 के। तो यहाँ पर आपके दो रिलेशन आ गए हैं। अब इन दोनों रिलेशंस को अगर हम यूज करें, देखो सपोज करो मैं इसको T2 ना अज्यूम करके θ2 मान लेती हूँ, θ2, और इसको मैं टेम्परेचर मान लूं θ1, क्योंकि लॉर्ड केल्विन ने इनको थीटा की फॉर्म में अज्यूम किया हुआ है। उन्होंने वहां पर T2 T1 की फॉर्म में ना लेकर θ1 और θ2 की फॉर्म में लिया। तो यहां से मेरी दो रिलेशन आई, θ2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q2 के, θ1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 के। लॉर्ड केल्विन ने हमें ये बात बोली और उन्होंने कहा कि सब्सटेंस के नेचर पर कोई भी डिपेंडेंसी नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है। जो टेम्परेचर जो है आपके वो इंडिपेंडेंट होंगे किसी भी सब्सटेंस के नेचर से। तो इसका मतलब अगर ये पॉसिबल है तो यहां से क्या मैं लिख सकती हूँ, θ2 बाय θ1 इज इक्वल टू Q2 डिवाइडेड बाय Q1, क्योंकि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर ऐसा पॉसिबल है तो इसको मैं कन्वर्ट करके भी लिख सकती हूँ। इसको मैं अगर रीअरेंज करूं तो θ1 डिवाइडेड बाय θ2 भी लिखा जा सकता है, विच इज इक्वल टू Q1 बाय Q2, ये लिखा जा सकता है इजीली। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप, अब जस्ट हमें मैथमेटिकल रीअरेंजमेंट करनी है थोड़ी सी। और हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, दोनों साइड को, ये देखो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है राइट हैंड साइड के इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगर इक्वल है, अगर दोनों ही टर्म्स को मैं 1 में से माइनस कर दूं तो भी तो हमारी टर्म्स इक्वल ही रहेंगी, क्योंकि हम सेम स्टेप लगा रहे हैं, सेम यहाँ पर हम मैथमेटिकल मतलब ऑपरेशन लगा रहे हैं। अगर सेम मैथमेटिकल ऑपरेशन दोनों तरफ लगा दिया जाता है तो हमारी इक्वेशन में चेंज नहीं आता। इसका मतलब θ1 बाय θ2 इज इक्वल टू 1 माइनस Q1 बाय Q2, ये इक्वेशन आ गई आपकी। अब इसको हम एलसीएम लेके सॉल्व करें तो θ2 माइनस θ1 डिवाइडेड बाय θ2 इज इक्वल टू Q2 माइनस Q1 बाय Q2, ये इक्वेशन आई अब आपके पास। इस इक्वेशन में देखो यहां पर Q2 माइनस Q1 किसके इक्वल होता था, W के। कार्नोट साइकिल में देखिए, कार्नोट साइकिल में हमने क्या किया था, Q2 माइनस Q1 को प्रूव कर दिया था कि वो किसके इक्वल होता है, W के। यहाँ पूरा एक्सप्लेन नहीं करूंगी, बहुत लेंथी आपका लेक्चर चला जाएगा इतने छोटे से टॉपिक पे। तो यहाँ पर देखिए Q2 माइनस Q1 इज इक्वल टू W, ये चीज हम प्रूव कर चुके हैं। अगर इसकी वैल्यू मैं यहाँ पर पुट करूंगी तो θ2 माइनस θ1 बाय θ2 इज इक्वल टू W बाय Q2। और कार्नोट साइकिल में जब आपने एफिशिएंसी कैलकुलेट की थी तो वहां पर क्या फॉर्मूला दिखा था एफिशिएंसी का, कि टोटल वर्क डन डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ हीट अब्सॉर्ब, ये मेरी इक्वल होती है एफिशिएंसी का। कि इसका मतलब मेरा थीटा जो है टेम्परेचर की फॉर्म में भी क्या आ गई है रिजल्ट। यहां अगर टेम्परेचर की फॉर्म में ये देखें तो मेरी एफिशिएंसी θ2 माइनस θ1 डिवाइडेड बाय θ2 इज इक्वल टू W बाय Q2,
W/Q2 इसके इक्वल आ गई है। तो एफिशिएंसी की फॉर्म में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया, कुछ नहीं किया है इस इक्वेशन से इस इक्वेशन में चेंज करने में, जस्ट हमें ये वैल्यू पता थी कि भाई Q2 माइनस Q1 वो इक्वल होता है मेरे वर्क डन के, और अगर ये वर्क डन के इक्वल है तो वर्क डन बाय अमाउंट ऑफ हीट अब्सॉर्ब तो एफिशिएंसी होती है, और इसका मतलब एफिशिएंसी इसके इक्वल भी आ गई θ2 माइनस θ1 बाय θ2। और आपको याद हो तो एफिशिएंसी को तो आप इस फॉर्म में तो लिख चुके हो, यहाँ बस θ2 की फॉर्म में है, यहाँ पर आपके टेम्परेचर की फॉर्म में था। जब आपने इसके कॉन्सिक्वेंसेस देखे थे तो वहां पर आपने एक वो लगाई थी कंडीशन, क्या कंडीशन लगाई थी, अगर मेरा यहाँ T2 डिवाइडेड बाय T2, अगर मेरा T1 जो है वो 0 के इक्वल हो जाता, एक कंडीशन लगाई थी, कंक्लूजन देखे थे आपने इसके, कॉन्सिक्वेंसेस गलती से बोल गई कंक्लूजन, तो यहाँ पर आपने इसके कंक्लूजन्स देखे थे, तो T1 इज इक्वल टू 0 अगर हो जाता तो उस टाइम पे नीटा इज इक्वल टू T2 बाय T2, दैट मीन्स नीटा इज इक्वल टू 1, और अगर नीटा इक्वल टू 1 है तो इसका मतलब कंप्लीट हीट जो है वो वर्क डन में कन्वर्ट हो रही थी। यही मतलब था ना कि एफिशिएंसी अगर 1 के इक्वल आ जाती है, इसका मतलब जितनी आप सिस्टम को हीट प्रोवाइड करोगे वो सारा का सारा वर्क में कन्वर्ट होता चला जाएगा। और वहां पर हमने कहा था ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि T1 को 0 के इक्वल लिया जाए, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, याद है सभी को। तो इसके बाद हम अगर बात करेंगे तो हमने कार्नोट साइकिल के टाइम पे क्या था, जब मेरा टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में कैलकुलेट हो रहा था, टेम्परेचर को हम डिग्री सेल्सियस में कैलकुलेट कर रहे थे, तो हमने इस कंडीशन के लिए मना कर दिया था कि T1 0 के इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि हमने कहा कि एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर अटेन कराना पॉसिबल ही नहीं है। तो इस वजह से हमने कहा था कि T1 मेरा 0 के इक्वल नहीं हो सकता। बट अब केल्विन के अकॉर्डिंग अलग स्टडी चल रही है, उन्होंने कहा अगर मेरा θ1 इज इक्वल टू 0 हो जाए, θ1 इज इक्वल टू 0 हो जाए, तो उस टाइम पे मेरा नीटा वैल्यू क्या आ जाएगी 1 के, या यूं कह लो W/Q2 की वैल्यू इक्वल टू 1। इसका मतलब सिस्टम को जितनी भी हीट प्रोवाइड करोगे वो हमारा वर्क में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब एफिशिएंसी सिस्टम की 1 रहेगी। सिस्टम की एफिशिएंसी 1 मतलब जितनी हीट प्रोवाइड करी उतना सारा का सारा हमने सिस्टम से काम ले लिया। तो अब बात आती है कि यहाँ तो हमने कहा था T1 को इक्वल टू 0 नहीं ले सकते, बट अब हम कह रहे हैं अगर मेरा θ1 इज इक्वल टू 0 हो, ये किसके अकॉर्डिंग है, ये केल्विन के अकॉर्डिंग है, और ये किसके अकॉर्डिंग है, ये सेल्सियस के अकॉर्डिंग है। सेल्सियस के अकॉर्डिंग तो एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर अटेन कराना पॉसिबल नहीं है, बट केल्विन के अकॉर्डिंग ये इक्वल टू 0 टेम्परेचर अटेन कराना पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है, क्योंकि जो भी स्टडी केल्विन ने की, केल्विन वाली स्टडी, लॉर्ड केल्विन ने जो भी स्टडी की वो बिल्कुल सिमिलर स्टडी थी, बिल्कुल सिमिलर कंसेप्ट थे किसके, आइडियल गैस थर्मोमीटर स्केल के, आइडियल गैस थर्मोमीटर स्केल के। जो जो बातें आइडियल गैस थर्मोमीटर स्केल ने बोली हैं वो सारी बातें प्रूव करी हैं लॉर्ड केल्विन ने। तो इसका मतलब थर्मोडायनेमिक स्केल, यहाँ लॉर्ड केल्विन की जगह थर्मोडायनेमिक स्केल ही लिख लो क्योंकि उन्होंने थर्मोडायनेमिक स्केल दिया था। तो थर्मोडायनेमिक स्केल बिल्कुल आइडेंटिकल मिला, बिल्कुल आइडेंटिकल मिला किसके, आइडियल गैस थर्मोमीटर स्केल के। और आपने कहा अभी इससे पहले डिस्कस किया था कि आइडियल गैस थर्मोमीटर स्केल पर तो -273.15 डिग्री सेल्सियस तक भी जाया जा सकता है। तो ये तो हमारा 0 से लेफ्ट हैंड साइड में होता है ना, स्केल आपका कैसे होता है, पहले 0 फिर इधर 1 2 3, इससे इधर आओगे लेफ्ट साइड में आओगे तो -1 -2 -3 और -273.15, ये तो हमारा बहुत आगे जाके आएगा। तो इसका मतलब ये 0 को तो क्रॉस कर गया। कौन से 0 को क्रॉस कर गया, डिग्री सेल्सियस वाले 0 को क्रॉस कर गया। और अगर डिग्री सेल्सियस वाले 0 को ये क्रॉस कर गया है, उससे आगे की स्टडी भी, मतलब उससे पीछे की बैक साइड की, उससे पीछे की स्टडी भी इसने कर ली है, वहां के टेम्परेचर को भी अगर इसने अटेन कर लिया है तो
जीरो को तो अटेन कर ही लेगा, क्योंकि ये आइडियल गैस के केस में हमने कहा था -273.15 डिग्री सेल्सियस को भी अटेन कर लेता है। अगर ये टेम्परेचर अटेन कर लेता है तो उससे हाइयर टेम्परेचर को तो अटेन किया ही जा सकता है। तो इसका मतलब जो हमारा इसके केल्विन के अकॉर्डिंग जीरो टेम्परेचर है, θ1 जो इसने जीरो लिया है, तो वो θ1 जीरो का मतलब है केल्विन के अकॉर्डिंग तो जीरो है, बट सेल्सियस के अकॉर्डिंग सेल्सियस के अकॉर्डिंग तो जीरो है। आई एम सो सॉरी, जो टेम्परेचर मैंने 0 डिग्री की बात की है तो वो टेम्परेचर सेल्सियस के अकॉर्डिंग तो जीरो है, बट केल्विन के अकॉर्डिंग वो 273 केल्विन टेम्परेचर है। ये जीरो का मतलब यहाँ पर ये देखा गया कि केल्विन के अकॉर्डिंग तो वो 273 केल्विन है, क्योंकि -273.15 डिग्री सेल्सियस को केल्विन ने 0 केल्विन माना हुआ है कि जितना लीस्ट टेम्परेचर तक जाया जा सकता है। अब देखो सेल्सियस ने 0 माना था, जो 0 से ऊपर 100 तक जो भी टेम्परेचर वो मेजर कर रहा था, तो 0 टेम्परेचर जो माना था उसने क्योंकि वो उससे नीचे टेम्परेचर की तरफ जा ही नहीं पा रहा था, तो उसने उसी को 0 मान लिया, जो सबसे कम टेम्परेचर। और सबसे कम टेम्परेचर उसने किसका देखा? वो कहता है कि जब वाटर को मैं आइस में कन्वर्ट करता हूं तो 0 डिग्री सेल्सियस आ रहा है, और जब मैं वाटर को वेपर्स में कन्वर्ट करता हूं या बॉइलिंग वाटर में कन्वर्ट करता हूं, बॉइलिंग वाटर, तो मेरा 100 डिग्री सेल्सियस आ रहा था। तो सेल्सियस ने इस बेसिस पे स्केल बना दिया। बट केल्विन ने क्या चीज ऑब्जर्व की? केल्विन कहता है भाई जब आइडियल गैस थर्मोमीटर जो है आपका स्केल, वो जब -273 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा, -273.15 डिग्री सेल्सियस, और 0 को ही बहुत आगे, फिर उसके बाद 1 2 3 आगे के नंबर्स हैं। तो वो कहता है मैं भाई 0 से जब इतने पीछे तक जा चुका हूं तो मैं तो जहां तक जा सकता हूं उसको अपने 0 कहूंगा ना। तो यहां से केल्विन की 0 -273.15 डिग्री सेल्सियस को बोला गया, और उसके बाद जब वो 0 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचा तब तक तो केल्विन 273 पर पहुंच चुका था। मतलब जहां से उसने 0 से स्टार्ट किया, डिग्री सेल्सियस के 0 पर जब तक वो पहुंचता है तो वहां तक तो वो 273 केल्विन पर पहुंच चुका था। तो इसका मतलब जो हम 0 टेम्परेचर की बात कर रहे हैं ना, और हम कह रहे हैं कि भाई नीटा = T2 - T1/T2 में हम T1 को 0 पहले नहीं ले रहे थे, अब हम कह रहे हैं T1 0 हो सकता है। तो वो कैसे पॉसिबल है? वो डिग्री सेल्सियस के अकॉर्डिंग जब हम चल रहे थे सारी कैलकुलेशन को लेके, तब तो हम नहीं जा सकते थे, बट केल्विन के अकॉर्डिंग जो वो 0 डिग्री सेल्सियस है, उस 0 डिग्री सेल्सियस पर एफिशिएंसी 1 हो रही थी ना, इस 0 डिग्री सेल्सियस पर अगर हम ले जाए तो एफिशिएंसी 1 हो रही थी। तो अब वही टेम्परेचर को हमें वो 0 डिग्री सेल्सियस अटेन कराना है। इसका मतलब केल्विन का 273 केल्विन अटेन कराना है, तो वो तो पॉसिबल है। इसका मतलब जो हम अब θ2 की फॉर्म में इक्वेशन लिख रहे थे, क्योंकि इसमें ये केल्विन ने तो टेम्परेचर को थीटा की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो θ2 - θ1/θ2 W/Q2 1 के जो इक्वल कहा, मतलब एफिशिएंसी को उसने जब 1 कहा, एफिशिएंसी है ये, तो एफिशिएंसी को इसने जो 1 के इक्वल कहा, कब कहा? अगर θ1 = 0 हो जाए, इसका मतलब ये केल्विन वाली 0 है, केल्विन की 0, सॉरी सेल्सियस की 0, आई एम सो सॉरी, सेल्सियस की 0 है, सेल्सियस 0। और केल्विन का क्या है? केल्विन के अकॉर्डिंग 273 केल्विन है ये। तो इसका मतलब अगर सिंक का टेम्परेचर, जब सिंक के टाइम पे टेम्परेचर, अगर मेरा या यूं कहो कि आइसोथर्मल कंप्रेशन के टाइम पे टेम्परेचर जो लोएस्ट टेम्परेचर है, अगर वो 0 डिग्री सेल्सियस पर ले जाया जाए या 273 केल्विन पर ले जाया जाए, तब मेरे सिस्टम की एफिशिएंसी 1 के इक्वल हो सकती है। ये हमारा रहा थर्मोडायनेमिक स्केल। अब आपकी टॉपिक हुआ कंप्लीट। थर्मोडायनेमिक स्केल और ये आइडियल गैस थर्मोमीटर स्केल, उसके बाद सेल्सियस स्केल, तीनों में डिफरेंस समझ आया। सेल्सियस स्केल सिर्फ और सिर्फ
सिर्फ अपनी 0 जो लेके चल रहा था वो आइस वाला टेम्परेचर और 100 जो लेके चल रहा था वो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर वाला टेम्परेचर लेके चल रहा था। बट आइडियल गैस थर्मोमीटर ने उससे काफी दूर तक की स्टडी कर ली। वो कहता है अगर मैं अपनी गैसेस को आइडियल गैस में कन्वर्ट कर देता हूँ तो वो -273.15 पर चले जाते हैं डिग्री सेल्सियस पर, और अगर वो इतनी बैक साइड में चला गया है तो वहां से तो हमारे 0 तक की स्टडी करना पॉसिबल है। इसी वजह से केल्विन ने इसी स्केल की हेल्प ली और उसने कहा कि भाई आइडियल गैस थर्मोमीटर तो डिग्री सेल्सियस के बेसिस पर ही पड़ रहा था। वो कहता है भाई मैं तो इसको अपना नाम दूंगा, और अपना नाम देके उसने इसको 0 केल्विन कह दिया, और 0 केल्विन से 273 केल्विन तक जाना बहुत इजी था उसके लिए। तो उसने ये जो हम कह रहे थे ना एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पर जाना पॉसिबल नहीं है, इसने जाके दिखा दिया। इसने क्या किया, ये कहता भाई मेरा तो 273 केल्विन है, मैं कहाँ 0 पे आ रहा हूँ, तो वो 273 केल्विन पर अपने टेम्परेचर को अटेन करा के और सिस्टम की एफिशिएंसी 1 ले आता है। तो अब अगर आप ये बात करो कि किसी भी सिस्टम की एफिशिएंसी अगर हमें 1 चाहिए तो उस टाइम पे मुझे जो θ1 है या T1 टेम्परेचर जो है वो इक्वल रखना पड़ेगा 273 केल्विन के, तभी मेरी एफिशिएंसी 1 के इक्वल हो सकती है, अदरवाइज एफिशिएंसी 1 के इक्वल लाना पॉसिबल नहीं है। तो आज का टॉपिक यहीं पर हुआ कंप्लीट, बाकी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लिए थैंक यू।